Okay, then we have a categorization and examples of biomarkers used in pediatrics. Different kinds of disease progression पे हमारे पास different kinds of laboratory parameters होते हैं diagnostically. उसका effect किस तरह से हमारे पास systematically और pharmacodynamically कौन कौन से parameters होते हैं जिससे हम evaluate कर सकते हैं. जिसमें से मैं एक एग्जांपल ही डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पीडियाट्रिक डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है वेयर HbA1c इज मोस्टली डीरेंज्ड. साइटोक्रोम 2d6 अगर मोस्टली हमारे पास ड्रग्स होती है जैसे कोडीन हमारे पास अगर उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर रही है तो उसका किस तरह से हमारे पास अफेक्ट फार्माकोडायनेमिकली आ रहा होता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू इवेलुएट द फार्माकोडायनेमिक बायोमार्कर्स. हम सिंपली इसको हीमोग्लोबिन HbA1c के थ्रू हम इसको इवेलुएट करवा सकते हैं. नीचे हमारे पास इसमें लिंक दिया हुआ है जहां से ये रेफरेंस मैंने लिया है. दैट इज अमेरिकन अकेडमी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी. नेक्स्ट. Okay, then we have a different kinds of selected known pediatric specific ADRs और उसकी मेन रिकमेंडेशन हमारे पास क्या क्या आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ड्रग है उसका मेन रिएक्शन क्या है और हमारे पास इसमें रिकमेंडेशन क्या आएंगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एस्पिरिन है. चिल्ड्रंस एज क्राइटेरिया में हमारे पास एस्पिरिन मोस्टली रिकमेंडेड नहीं होती है. वाई? बिकॉज इट डेवलप्स अ राय सिंड्रोम. अगर एक पेशेंट है हमारे पास कावासाकी का है जिसमें हमारे पास मोस्टली कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है एंटाकोगुलेंट्स मोस्टली हमारे पास इसमें रिकमेंडेड होती हैं. तो उसमें अगर हमारे पास एस्पिरिन देते हैं तो यूजुअली हमारे पास रिकमेंडेशन क्या होती हैं अवॉइडेबल होती है कि ये हमें इसको यूज नहीं करना होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है क्लोरेमफेनेकॉल की. इट मोस्टली कॉजिंग अ ग्रे बेबी सिंड्रोम. प्रेगनेंसी में मोस्टली हमारे पास रिकमेंडेड नहीं होती है. इसके अलावा न्यूनेट्स में भी आपके पास ये रिकमेंडेड नहीं होती है. अगर हमारे पास इसमें अनटिल अनलेस कोई ऐसा रेजिस्टेंट बग है जिसमें हम इसको यूज करवा रहे होते हैं बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ यूज करवाते हैं और मोस्टली हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं कि हम एज क्राइटेरिया ऑफ न्यूनेट्स में इसको यूज करें. नेक्स्ट. ओके, देन वी हैव रिसोर्सेज एंड गाइडलाइंस के कौन कौन से रिसोर्सेज है जहां से हम आसानी से पीडियाट्रिक या न्यूनेटोलॉजी के रेफरेंसेस को रिट्रीव कर सकते हैं. डोजिंग की पैथोलॉजी अगर हमने देखनी है तो न्यूफेक्स इज द बेस्ट. हमारे पास ऐप आती है ये पेड होती है. यूजुअली आपके पास इंस्टीट्यूट पेड करती है या आप खुद से भी ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो. जितने भी न्यूनेटल एज क्राइटेरिया की आपकी डोजिंग फ्रिक्वेंसी एडजस्टमेंट कंपेटेबिलिटी बायसेट कंपेटेबिलिटी फ्रिक्वेंसी एडजस्टमेंट सारी आपके पास में इंटरेक्शन हो गए ड्रग डाइल्यूशन हो गए वो सारी यहाँ पे मौजूद होती है. अप टू डेट माइक्रोमेडिक्स के सारे हमारे पास पेड होते हैं. इपोक्रेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है. BNF बुक्स वगैरह होती हैं वो आप इसमें से देख सकते हैं सारी डोजेस वगैरह को. और एंटीबायोटिक्स के लिए हमारे पास सेंफोर्ड आती है. देन हमारे पास आती है एंटीबायोटिक क्वेरीज. अगर हमें कोई भी एंटीबायोटिक रिलेटेड देखनी है पीडियाट्रिक्स में या न्यूनेट्स में तो अप टू डेट पे ज्यादातर आपको रेफरेंसेस मिलते हैं. माइक्रोमेडिक्स पे या न्यूफेक्स पे आपको इसके रेफरेंसेस मिल जाते हैं और सेंट फूड से भी आप इसमें देख सकते हैं. लेकिन सेंट फूड बेसिकली हमारे पास अडल्ट की होती है इसमें इतनी ज्यादा हमें पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. आप सिंपली एंटीबायोटिक गाइडलाइंस आपके अगर हॉस्पिटल्स की बनी हुई है तो वहां से देख सकते हैं या फिर आप अप टू डेट माइक्रोमेडिक्स से आपको सिंपली इसकी डोज एडजस्टमेंट वगैरह मिल जाती है. कुछ सॉरी अगर कुछ ड्रग्स हमारे पास है जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो तो आप सिंपल रिसर्च आर्टिकल से जाके भी उसको देख सकते हैं. कौन कौन से रिसर्च आर्टिकल या वेबसाइट है जहां से आपको ऑथेंटिक डेटा मिलता है वो मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगी. देन वी हैव अ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्वेरीज जिसमें माइक्रोमेडिक्स और अप टू डेट भी आप ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देख सकते हैं. देन वी हैव ड्रग डाइल्यूशन एंड कंपैटिबिलिटी क्वेरीज जहां पे ग्लोबल RPH और माइक्रोमेडिक्स है फॉर द जर्नल ड्रग कंपैटिबिलिटीज. वहां से भी हम उसको चेक कर सकते हैं. कंपाउंडिंग क्वेरीज अगर आपके हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग है तो आप वहां पे सिंपल हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनी हुई है वहां जो कि आपका बेस्ट सोर्स होती है जहां से आप इन्फॉर्मेशन को पिक कर सकते हो. या फिर आपके पास USP और फार्माको कंपेंडियाज होती है वहां से भी आप सिंपल ड्रग कंपाउंडिंग रेफरेंसेस देख सकते हैं. या इपोक्रेट्स वगैरह से भी पीडियाट्रिक्स पे आपको रेफरेंसेस मिलते हैं. देन हमारे पास आती हैं वेबसाइट्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बेसिकली हमारे पास AEP दैट इज अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स. यहाँ से वेबसाइट से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी के अवेलेबल होती हैं. और जितने भी पीडियाट्रिक क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की अगर आपने बेसिक चीजें देखनी है तो आपको सारी चीजें वहां से मिल सकती हैं. और इसकी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक बुक भी है जो कि आपके पास पेड होती है. उसमें भी बहुत सारी सोर्सेज आपके पास रिसोर्सेज के लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत आसानी आपको हो सकती है अगर आपने कोई भी चीज वहां से देखनी है. देन हमारे पास पीडियाट्रिक फार्मेसी एसोसिएशन ये भी ऑनलाइन एक पेज है जहां से आपके पास हर चीज रिलेटेड टू पीडियाट्रिक क्लिनिकल फार्मेसी और पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट आप सारी इंफॉर्मेशन वहां से देख सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट. देन हमारे पास एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिकल गाइडलाइंस. WHO की मेनली आप पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड देख सकते हो. CDC अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है.
ASHP, American Society of Hospital Pharmacists, Pakistan, Pediatric Pharmacy Association, that is PPA, board certification study material. हमारे पास अब पाकिस्तान में बोर्ड सर्टिफिकेशन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि हमारे पास बोर्ड सर्टिफिकेशन करनी है। तो इसकी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आपको पीडियाट्रिक रिलेटेड करना है तो उसके लिए 4 साल आफ्टर लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड होता है एक्सपीरियंस, जिसमें 50-50% होता है कि 50% आपको ऑपरेशनल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में, और 50% आपके पास क्लिनिकल में होना चाहिए। पोस्ट लाइसेंस के बाद नाउ यू विल एप्लीकेबल और एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बोर्ड सर्टिफिकेशन, जो कि आपके स्पेशलाइज हो जाता है रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स। डिफरेंट डोमेन्स हमारे पास बोर्ड सर्टिफिकेशन से आते हैं, जिसमें से पीडियाट्रिक सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ देम। फ्रंटियर, जामा, BMC, BMJ, दैट इज ब्रिटिश मेडिकल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स, और ब्रिटिश मेडिसिन जर्नल है। यहाँ से भी आप पीडियाट्रिक रिलेटेड जितने भी रिसर्च आर्टिकल, न्यू गाइडलाइंस वगैरह आती हैं, न्यूज लेटर्स आते हैं, वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। या इसके अलावा NEGM, दैट इज नेशनल इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन पीडियाट्रिक से बहुत अच्छी मिलती है। अगर कोई भी न्यू रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह आपने देखने हो तो आप वहां से जाके रिट्रीव कर सकते हो। लास्ट हमारे पास आता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूनेटोलॉजी में पीडियाट्रिक्स में टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा रोल होता है कि कितना ज्यादा कैलोरीज और आप कितनी ज्यादा न्यूट्रिशन पेशेंट को दे रहे हो फॉर्म ऑफ TPN। तो इसके डिफरेंट हमारे पास गाइडलाइंस आते हैं, एस्पिन, एस्वगान और सिद्रा TPN गाइडलाइंस। ये डिफरेंट हमारे पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, जो कि लास्ट अपडेटेड 2018 की है। उस वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, किस एज क्राइटेरिया में कितना आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट देना है, कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस आती है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, एडिशनली क्या क्या चीजें देनी है, क्योंकि एट द एंड TPN इज अ मेन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि आप यहाँ से ही सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को दे रहे होते हो। नेक्स्ट, देन वी हैव अ क्विज टाइम। Okay, if you are in NICU ward and consultant asks you to tell him, is there any drug-drug interaction in between any anti-epileptics and in current medication? What are the anti-epileptics on this patient? IV phenobarbital. Patient is on IV phenytoin, IV dexamethasone for MIS. It's a kind of a post-COVID syndrome, that is multi-inflammatory syndrome of COVID. IV meropenem and IV levetiracetam. Okay, I'm not going to wait for the answer. एट द एंड हम 10 से 15 मिनट मेमोरियम दे देंगे ताकि फिर हम क्वेश्चन आंसर्स कर लें। ओके, वेयर यू आर गोइंग टू रिट्रीव दैट डेटा फ्रॉम अप टू डेट, फ्रॉम माइक्रोमेडिक्स, फ्रॉम डिफरेंट अदर भी आपके पास आती है, जिसमें मेडस्केप फ्री ऑफ कॉस्ट, या वहां से भी जाके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन चेक कर सकते हो। तो सिंपली फेनेटोइन और डेक्सामेथासोन का कैटेगरी D इंटरेक्शन आता है। अब इसको आपके पास बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप किस तरह से इसको इवेलुएट कर सकते हो। परफेक्ट, सही लोग आंसर दे रहे हैं नीचे कि आप अप टू डेट से देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। आप इसमें को किस तरह से करेंगे, अब हमारे पास ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आ गया, बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या आप इसको स्टॉप करवाएंगे? नहीं, क्योंकि न्यूनेटल सीजर्स में ड्रग ऑफ चॉइस अगर आप इसमें देखें, या पीडियाट्रिक सीजर्स में, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपको फिनोबार्बिटॉन और फेनेटोइन ही आती है। तो सिंपली आप इसको एडजस्ट किस तरह से करोगे, आप यहाँ पे फेनेटोइन का ड्रग थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग लेवल करवाओगे। मोस्टली हमारे पास जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक्स होती हैं, डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में अचीव होते हैं। फेनेटोइन का एट 5 डे पे अचीव होता है। तो आप सिंपल क्या करोगे, अगर आपके पास इसमें इंटरेक्शन आ रहा है, फेनेटोइन के सब आर्टिकल्स में आपको मिलते हैं कि इसके कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, कहीं पे आपको मिलता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ा देता है अगर ये डेक्सामेथासोन के साथ कॉम्बिनेशन में चलता है। बट पर्सनली आई हैव ऑब्जर्व कि कभी भी डेक्सामेथासोन यूनिट्स और पीडियाट्रिक्स में यूज होता है, क्योंकि फेनेटोइन के लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसमें सिंपली आप क्या करोगे, आप डे 5 पे इसके लेवल्स करवाओगे। किस तरह से करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डोज है Q12 वाली की, 5 डेज के बाद जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर 6 डे से पहले, यानी कि ट्रफ लेवल जो होंगे वो आप उसको लोगे और इसकी हम डोज को एडजस्ट इसके अकॉर्डिंगली करवाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास जो इसके लेवल्स की रेंज होती है कितनी है, पेशेंट क्लिनिकली किस तरह का है, साथ में आपने इसके एल्बुमिन करवाना है, क्योंकि मोस्टली फेनेटोइन इज 99.9% प्रोटीन बाउंडेड एल्बुमिन बाउंडेड ड्रग। ठीक है, तो ये सारी चीजें करवाने के बाद आपको करेक्टेड फेनेटोइन लेवल्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करवाएंगे। क्योंकि जब भी आप कभी भी ड्रग थेरेप्यूटिक लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको एडजस्टमेंट करवानी हो, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट क्लिनिकली किस तरह का है। ट्रीट द पेशेंट नॉट द नंबर्स। ठीक है, तो TDM इटसेल्फ एक बहुत बड़ी टॉपिक है फॉर द डिस्कशन, जिसमें मल्टीपल चीजें आती हैं कि अगर आपने लेवल्स करवाने हैं तो आपने किस तरह से करवाने हैं, अगर कम या ज्यादा आ जाते हैं आप उसको इंक्रीज किस तरह से करवाने हैं, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशंस किस तरह की है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, okay, then we have a flute calculation in pediatrics. We have a generalized formula, that is Holiday cigar rule.
इसमें क्या होता है, सिंपली आपको वेट के हिसाब से आवरली यानी कि पर आवर कितना देना है, और आपको डेली यानी कि 24 आवर्स में कितनी वॉल्यूम उसको देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेशेंट है लेस देन 10 kgs का, ठीक है, आवरली आपके पास कितने 4 ml पर केजी पर आवर। अगर आप इसको जनरलाइज देखें तो सिंपली 100 ml पर केजी यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय आपने 10 कर दिया, तो आपके पास टोटल कितना आ गया, आपके पास 1000 आ गया। उतना आपने 24 आवर्स में देना है। उसी वॉल्यूम को अगर आप 24 से डिवाइड करते हो तो वो क्या आ जाएगा, पर आवर की कॉन्सेंट्रेशन या आपके पास ml आ जाएगा। इसी तरह से अगर 10 to 20 kg का बच्चा है तो उसमें आप किस तरह से करोगे, पर आवरली अगर आपने कैलकुलेट करना है 40 ml प्लस 2 ml फॉर एवरी इंक्रीज अबव देन 10, जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा आप उसको प्लस 2 ml मल्टीप्लाई बाय वेट करोगे, वो एक वैल्यू आएगी प्लस 40 ml, टोटल आ जाएगी आपकी पर एमएल पर आवर। इसी तरह से अगर आपने डेली के हिसाब से देखना है तो 1000 ml हो जाएगा, ठीक है, प्लस 50 ml पर केजी पर डे फॉर एवरी इंक्रीज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके 24 आवर्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देन वी हैव अ क्वेश्चन टाइम, calculate fluid requirement for 5 kg patient. Another question is also related for calculation of fluid requirement in 15 kg patient for 24 hours, ठीक है। तब आपने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड। सिंपली आपके पास 5 kg का बच्चा है, हमारे पास कितना था लेस देन 10 kg पे हमने क्या करना था 4 ml पर केजी पर आवर, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि वेट है दैट इज इक्वल टू 20 ml पर केजी पर आवर, ठीक है। अगर आपको 24 आवर्स में कोई पूछ रहा है कि आपने खुद से कैलकुलेट करना है, क्योंकि फ्लूइड कैलकुलेशन भी बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपका काम होता है कि आपने इसको चेक करना है कि कितना वॉल्यूम जा रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से भी आपके पास सारी एडजस्टमेंट ऑफ फ्लूइड्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, तो पर डे की कैलकुलेशन भी आपकी फ्लूइड्स के हिसाब से हो रही होती है। बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये भी आपका काम आता है। अगर 24 आवर्स का आपने देखना है पर डे का, ठीक है, तो आप इसके हिसाब से क्या करेंगे, जितना पर आवर आपके पास आए आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 24 से, तो दैट इज इक्वल टू पर डे कैलकुलेशन। 15 kg की अगर एग्जाम्पल हम देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 40 ml, पर इंक्रीज 10 था तो यहाँ पे आप क्या करो तो 2 ml मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 10 अलग उस पर चला गया और 5 इस तरह से चला गया कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अगर आप इसको एग्जाम्पल को खुद से भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको पर डे की और पर आवर की कैलकुलेशन खुद से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देन वी हैव अ फ्लूइड कैलकुलेशन इन न्यूनेट्स। पीडियाट्रिक्स में और न्यूनेट्स में फ्लूइड कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। वहां पे हमारे पास क्या आती है, वहां पे फॉर्मूला आता है, लेकिन हॉलिडे सिगार रूल हमारे पास न्यूनेट्स में यूज नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास एस्पिन गाइडलाइन से रेफरेंस दिया हुआ 2018 का, अगर आपको फर्दर पढ़ना हो तो आप उसको जाके पढ़ सकते हो। सिंपल क्या है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 और ऑनवर्ड्स हमने इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होता है। टर्म यूनिट्स का देखिए अलग दिया हुआ है, प्री टर्म का अलग दिया हुआ है, और प्री टर्म में भी हमारे पास डिवाइड किया हुआ है कि कितना वेट है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वेट हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड यू आर गोइंग टू गिव, ठीक है। मोस्टली अगर हमारे पास बहुत ही वेरी लो बर्थ वेट के पेशेंट आते हैं तो उसमें हम डे 1 पे 80 ml कंसिडर करते हैं। इसी तरह से 20-20 के फैक्टर से हम उसको रोजाना बढ़ाते जाते हैं। प्री टर्म अगर हमारे पास इसमें बच्चा है, जैसे लास्ट का जो कॉलम है 750 to 1 ग्राम, तो डे 1 पे हम इसको कंसिडर करते हैं 100 ml और उसको बढ़ाते जाते हैं 120 140 160। अब हमारे पास ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 120 ही रखना है, आपने उस दिन 140 नहीं करना। जैसे अगर मैं इसको टेबल को देखूं, मुझे डायरेक्टली याद है तो मुझे पता होता है कि किस दिन कितना वॉल्यूम जाना है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर अ न्यू पर्सन जिसको नहीं पता, तो आप अगर आप इस चार्ट को देखते हो, डे 1 पे अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 ml पर केजी से स्टार्ट होना चाहिए या 80 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। इट मे बी अकॉर्डिंग टू द कोमोर्बिडिटी, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ द कंडीशन हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड आपको कैसे पता लगेगा, क्लिनिकली स्किन टर्गर के थ्रू, परफ्यूजन के थ्रू, बन यूरिया के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होती है, उसके हिसाब से वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्लूइड्स ऑफ 3 days old न्यूडेट, प्री-टर्म 1 kg weight, patient has PDM that is patent ductus arteriosus, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन भी बताई हुई है जो कि मैंने अभी बताई कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। बच्चा आपके पास 3 days का है और न्यूनेट है, प्री टर्म 1 kg वेट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नॉर्मली एट द डे 3 हमारे पास इसमें 1 kg का है, तो हमारे पास इसको कितना हो जाना चाहिए, 140 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम डे 1 पे ही 100 ml पर केजी से स्टार्ट करते हैं।
अगर आपने सिंपल, आप क्या करोगे, वेट को मल्टीप्लाई करोगे जितना फ्लूड है तो वो आपके पास आ जाए। जैसे 1 kg तो हम इसको डायरेक्ट कंसिडर कर लेते हैं 140 ml पर केजी। ठीक है, अगर मैंने इसको 24 के हिसाब से देखना है तो आप उस वॉल्यूम को डिवाइड करोगे 24 से, जो कि हमने पीछे सीखा, तो वो आ जाएगा ml पर केजी पर आर। ठीक है, और अगर आपने 24 यानी कि पर डे का कोई आपसे पूछ रहा है तो आप सिंपल उस ml पर ml को, पर आवर का जो आपके पास ml आएगा, आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई करोगे 24 से, तो वो आपका पर डे की कंजम्पशन आ जाएगी। देखें, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पीडीए, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्विज में कि ये पीडीए क्या है, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। इट्स अ मोस्ट कॉमन कंडीशन इन द न्यूनेट, जिसमें हम कॉमनली सुनते हैं कि बच्चे के दिल में सुराख है। सही सही है ना, तो आप इसको फर्दर खुद से भी पढ़ सकते हो कि पीडीए क्या होता है। ये यूजुअली एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास फ्लूड ओवरलोड हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फ्लूड ओवरलोड होगा वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और इसकी वजह से आपके पास निमोनिया के चांसेस होते हैं और पेशेंट के कंडीशन और ज्यादा एग्जैजरेट करती है। तो कभी भी हम यहाँ पे फ्लूड को ओवरलोड नहीं करते। इसमें खुद एक्सटर्नली हम आईवी फ्यूरासामाइड दे रहे होते हैं ताकि हम लंग्स को वेट ना रहने दें, उसको ड्राई रखें। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे यूरिन आउटपुट देखोगे और यहाँ पे हम वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि हमारे पास फ्लूड ओवरलोड की तरफ ना जाए। तो हम यहाँ पे उसको 120 या 100 ml पर केजी के हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव हाउ टू कैलकुलेट डोज फॉर द पीडियाट्रिक्स और इन न्यूनेट्स। नेक्स्ट, डोज कैलकुलेशन से मेन हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम मोस्टली डोज कैलकुलेट करते हैं। बॉडी सरफेस एरिया, डीएमआई और आइडियल बॉडी वेट। ये क्या क्या चीजें होती है इसको फर्दर मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। देन क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या है, जिससे रीनली एडजस्टमेंट हम देख रहे होते हैं। कॉक क्रॉप गोल्ड फॉर्मूला, अगर हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊं कि शॉर्ट्स फॉर्मूला देखिए नीचे मेंशन है कि शॉर्ट्स फॉर्मूला हमने यूज करना है। मोस्टली एट द एज ऑफ 18 हम यहाँ पे शॉर्ट्स फॉर्मूला को ही यूज करते हैं। हमेशा याद रखें कि अगर हमारे पास पेशेंट का वजन 40 kg तक है, उस वक्त तक आपने रिगार्डलेस ऑफ एज, फॉर एग्जांपल एक बच्चा हमारे पास सीपी चाइल्ड है या पोलियो का पेशेंट है, उसका एज ज्यादा है लेकिन वेट बहुत ज्यादा कम है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि आपने वहां पे एज बेस्ड डोजिंग करनी है या वेट बेस्ड करनी है। कभी भी 40 kg तक का बच्चे का वजन है, रिगार्डलेस ऑफ एज, आप उसको एनजी पर केजी के हिसाब से यानी कि पीडियाट्रिक डोजेस को कंसिडर करेंगे। अगर बच्चे का वजन ज्यादा है लेकिन एज कम है, तो फिर आप उसमें कंडीशन देखते हैं, यानी कि उसमें फिर आईबीडब्ल्यू देख रहे होते हैं, दैट इज आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से देख रहे होते हैं। सम टाइम बच्चे चाइल्डहुड ओबेसिटी के होते हैं, तो फिर उसमें भी हम एडजस्टेड आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और अगर वेट बहुत ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से फिर हम उसको डोज को एडजस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा हमारे पास 13 साल का है, उसका वजन है 52 या 55 kg। अब आप इसमें कौन सी डोज को कंसिडर करोगे, पीडियाट्रिक को या अडल्ट को? काइंडली कोई बताएं मुझे, मैसेजेस में बताएं। एडल्ट डोज, एडल्ट डोज। पीडियाट्रिक क्यों नहीं? वेट बेसिस पर आपने कहा है ना कि 55 kg वेट बताया, तो 40 kg। यस। और अगर एक बच्चा हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल 17 एज का है, उसका वजन है 30 kg, अब आप कौन सी कंसिडर करोगे? वही पीडियाट्रिक 40 वो मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, देन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, और हम इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। अब इनकी फॉर्मूलाज की मेन सिग्निफिकेंस क्या है, कब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। एक हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज नोमोग्राम मेथड। ये फॉर्मूलाज मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ इसमें बेसिक्स बताएंगे ताकि आपको पता हो कि ये फॉर्मूला है और ये कब और किस वक्त यूज होता है। इसमें हम मोस्टली बीएसए लेते हैं। बीएसए लेते हैं यानी कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एज के हिसाब से हम इसको डोज को कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली जो बीएसए है, मैं फर्दर साइड में और भी इसको फर्दर डिस्कस करूंगी। यहाँ तक के लिए मैं आपको बता दूं कि बीएसए मोस्टली कैंसर पेशेंट्स में यूज करते हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं उनकी ड्रग कैलकुलेशन में यूज करते हैं, बर्न के पेशेंट्स है उसमें यूज कर रहे होते हैं। फ्रेंच फॉर्मूला हमारे पास आता है जो कि मोस्टली पेशेंट्स एज इन मंथ में यूज करते हैं। यंग्स फॉर्मूला है, ये मोस्टली उस वक्त यूज होता है जैसे गवर्नमेंट सेटअप में व्हेन यू डोंट एग्जैक्टली नो द पेशेंट्स एज, तो आप इसको उस वक्त यूज कर रहे होते हो कि पेशेंट की सॉरी एज पता है लेकिन आपको वेट नहीं पता। आपको पता है कि एक बच्चा है 2 साल का है, उसका स्टैंडर्ड इतना वेट होना चाहिए, तो आप उसमें यंग्स रूल को यूज कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज, तो वो आपको मोर और लेस आपकी सेम डोज ही बता रहा होता है। उसमें थोड़ी सी डोज ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, मैं आपको नहीं कहूंगी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, आपके पास थोड़ी ऊपर नीचे डोज हो सकती है क्योंकि आप एक वाइल्ड गेस से डोज को कैलकुलेट कर रहे होते हो। देन हम, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे अडल्ट डोज नहीं दे रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा सेफ होता है कि आप इसको यूज करके पीडियाट्रिक की रेंज में देके इसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव क्लार्क्स रूल।
क्लार्क्स रूल क्या होता है कि अगर पेशेंट का वेट आपके पाउंड्स में है तो आप उसको सिंपल यूज कर सकते हो। देन वी हैव लास्ट फार्मूला दैट इज पार्कलेट बर्न्स फार्मूला। एज अ नेम इंडिकेट ये बर्न पेशेंट में यूज होता है और यूजुअली अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड कितना, क्योंकि बर्न पेशेंट में भी फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई रिक्वायर्ड होता है, तो 24 आवर्स की आपको कैलकुलेशन बताता है। इसके अलावा आपके पास फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है, फ्लूइड कितना देना है, तो उसके हिसाब से ये डोज कैलकुलेशन पार्कलेट बर्न फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन वी हैव अ यूनिटरी मेथड। मोस्ट कॉमन हमारे पास जो पीडियाट्रिक्स में यूज होता है दैट इज एमजी के हिसाब से यूज होता है कि एमजी पर केजी। सिंपल क्या होगा कि आपके पास एक चीज की स्ट्रेंथ पता है, इतना एमजी इतने एमएल में है, इस हिसाब से आपने अगर एमजी या एमएल पता है तो आपको पता लग जाएगा कि पर केजी के हिसाब से वो डोज कितनी जा रही है। जस्ट टू मेक देम इजी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, पेशेंट्स एज इज 15 केजी, स्ट्रेंथ है पेनाडोल सिरप की हमारे पास 250 mg पर 5 ml। सबसे पहले तो आपके बीइंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अगर आपको पीडियाट्रिक या न्यूनेट्स का है, आपको डोजेस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, कौन सा सिरप किस स्ट्रेंथ में है, नॉर्मल डोज कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, कितने एज क्राइटेरिया पे कितनी डोज होती है, कितनी मैक्सिमम हम पीड्स में दे सकते हैं, कितनी न्यूनेट्स में दे सकते हैं। तो बीइंग अ न्यूनेट पीडियाट्रिक क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको फिंगर टिप्स पे पता है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ बिगनर अगर आपको नहीं पता तो इट्स ओके, आपको अगर नॉर्मल डोजेस आपने जो रेफरेंसेस बताए आप वहां से जाके देख लो और फिर उसके हिसाब से डोज को कैलकुलेट कर लो। जैसे नॉर्मल हमारे पास पैरासीटामोल की डोज कितनी है, 10 to 15 mg पर केजी पर डोज, क्यू 6 to 8 आवर। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली 65 mg पर केजी पर डे का मैक्सिमम रेफरेंस होता है, लेकिन हमारे पास कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में है कि वी कैन गो अप टू मैक्सिमम 85 mg पर केजी पर डे। लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर नहीं करती कि इतनी हाई डोज को, अगर इतनी ज्यादा नीड है आपके पास। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है आपने एलएफटीज को देखना कि हेपेटिकली क्योंकि मेटाबोलाइज्ड होता है, और 3 ग्राम पर डे की मैक्सिमम हमारे पास स्पीड में रेंज होती है। तो आपने उस सारी चीजों को देखना है। अगर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप अनदर एनर्जेटिक्स को प्रेफर कर सकते हो कि उसको साथ में एडजस्ट करें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डोज अगर हम बच्चे की लेते हैं 15 mg पर केजी, आप सिंपल उस डोज को मल्टीप्लाई करोगे वेट से तो आपके पास एक डोज आ जाएगी दैट इज 225 mg। अब आपने इसका इवेल्युएट करना है कि कितना एमएल आपने इसमें देना है, तो आप क्या करोगे, 250 mg 5 ml में है, हमारी डोज कितनी 225 mg। सिंपल आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो द आंसर वुड बी 4.5 ml पर डोज क्यूएट आरडी। अब हमारे जगह हमारे पास बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा कंसर्न होता है कि यार हम इसको राउंड ऑफ करना है। मैं राउंड ऑफ करने के हक में नहीं हूँ क्योंकि पीड्स में कभी भी आप राउंड ऑफ पे नहीं जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास ये 4.6 या 7 है तो आप इसको डायरेक्ट उस पर कर सकते हैं, 5 ml पर कर सकते हैं, लेकिन बाद दफा जरा से पॉइंट से भी आपके पास डोज डिफर कर रही होती है। 1.5 है, आप कह रहे हैं मैं 2 ml कर दूं, लेकिन जब आप डोज कैलकुलेट करोगे तो वो प्रॉपर एमजी पर केजी के हिसाब से डोज वेरिएट कर जाती है। इस चीज का कोई मसला नहीं है कि आपको डोज निकालने में कैसा होगा। हमारे पास डिफरेंट सिरिंजेस होती हैं, वहां पे प्रॉपर कैलिब्रेशन होती है, मेजरमेंट होती है। तो पीड्स की जितनी भी नर्सेज होती है, न्यूनेटोलॉजी की, पीडियाट्रिक्स की, वो बहुत ट्रेंड होती हैं और उनको पता होता है कि उन्होंने डोज किस तरह से निकालनी है। अगर अब हम गवर्नमेंट सेटअप की बात करें तो वहां पे भी मोर लेस थोड़ा बहुत वो कर लेती हैं, लेकिन अगर नॉर्मली आप खुद भी अगर कोई डोज प्रिपेयर कर रहे हो बीइंग फार्मासिस्ट पीडियाट्रिक, तो वहां पे आपको कैलिब्रेशन डोजेस की सारी पता होनी चाहिए कि किस रेंज में कितना एमएल आता है और आपने कितने एमएल के हिसाब से कितनी डोज लेनी है। ये राउंड ऑफ करने का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास पीडियाट्रिक्स में नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देन वी हैव अनदर एग्जांपल, ये भी एमजी पर केजी यानी कि यूनिटरी मेथड से ही है। वी हैव अ पेशेंट दैट इज वेट 30 kg 10 kg। IV KCL was given from 1.5 ml per kg per dose infused over 2 hours. While 2 hours from a peripheral line, calculate dose first. ठीक है, अब हमने इसमें से क्या करना है, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम पेशेंट का कितने एज क्राइटेरिया में नॉर्मल कितनी रेंज होती है। बहुत सीवियर हाइपोकेलीमिया है तो मोस्टली हमारे पास अगर कभी भी हम आईवी दे रहे होते हैं पोटेशियम तो उसके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइन का मतलब पेरिफेरल लाइन है कि सेंट्रल लाइन है, आपने किस लाइन से उसको इन्फ्यूज करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन देते हो तो वो एक्स्ट्रा विजिट कर जाएगी। ठीक है, तो हमने उसको नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन को कम अमाउंट में देना है, अगर पेरिफेरल तो हम उसके आवर्स को बढ़ा सकते हैं। पेशेंट का क्या है 10 केजी का 1.5 ml पर केजी के हिसाब से इसका दिया, यहाँ पे नॉर्मल पोटेशियम भी मेंशन नहीं है तो हम इसको एक नॉर्मली कंसिडर करेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, डोज आपने कैलकुलेट की वेट के हिसाब से दैट इज 15 ml। अब डॉक्टर कह रहे हैं, आपको कंसल्टेंट कह रहे हैं कि आप राउंड पे खड़े हुए हो कि डॉक्टर साहब काइंडली मुझे बताएं कि आईवी केसीएल को आप मुझे स्विच करना है ओरल के ऊपर। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि ओरल पे आप उस वक्त स्विच करेंगे मोस्टली जब पेशेंट की गट काम कर रही होगी, यानी कि ओरल एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि ओरल एब्जॉर्प्शन होगी तो पोटेशियम क्लोराइड अपना इफेक्ट देता है।
बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए अगर पेशेंट की सर्जरी हुई भी है, इस तरह की कोई भी कंडीशन, वहां पे कोई भी कंडीशन इस तरह की जहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो वहां पे ओरल पोटेशियम का कोई काम नहीं है, ठीक है, वहां पे आईवी ही प्रेफरेबल है। तो आप सिंपल क्या करोगे, अगर पेशेंट ले रहा है, जैसे इस कंडीशन में पेशेंट ले रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी डोज को कैलकुलेट करोगे, पर डे कितनी जा रही है आपने वो कैलकुलेट कर ली। अब अगर आप ओरल स्विच कर रहे हो, तो आपको पता हो कि ओरल पोटेशियम क्लोराइड की टेबलेट में कितने एमजीज होते हैं और वो कितने एमईक्यूज के बराबर होते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास यूजुअली एमईक्यूज में आती है इसकी डोज कैलकुलेशन। तो आप क्या करोगे, हमारे पास जो न्यू के की टेबलेट आती है, दैट इज वन टेबलेट इज इक्वल टू 300 mg, दैट हैज 6.7 एमईक्यूज इन वन टेबलेट, ठीक है। तो उसके हिसाब से जितने एमईक्यूज बने एक टेबलेट में कितने, आप उसको डिवाइड करोगे, तो वो आपके पास डोज आ जाएगी कि इतनी टेबलेट आप पर डे के हिसाब से आईवी टू ओरल को स्विच कर सकते हो। ये तो सिंपल है। कुछ ड्रग्स में होता है जब आईवी टू ओरल आप स्विच करते हो, तो उसमें कुछ फैक्टर्स लगते हैं, क्योंकि आईवी की बायोअवेलेबिलिटी एज ऑल वी नो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओरल, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट, देन वी हैव एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड हमारे पास कौन सा होता है कि जब आपने थर्ड कॉन्सेंट्रेशन बनानी हो बाय यूजिंग अ टू मेन स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 12.5% डेक्सट्रोज की बनानी है फ्रॉम 10 और 25%, उस वक्त हम एलिगेशन मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 25% से लेना है, आप उसको बीच में रखोगे, ऊपर 1% रखोगे, यहाँ पे नीचे 20 की जगह पे दूसरी परसेंटेज रखोगे, इस तरह से क्रिस क्रॉस करके आप उसको माइनस करोगे, आपके पास जो टोटल वैल्यूज आती है आप उसको प्लस करते हो, फिर एंड में देखते हो कि किस कॉन्सेंट्रेशन की कितनी स्ट्रेंथ आपको या एमएल्स में रिक्वायर्ड होगा टू मेक अ थर्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी आप एग्जाम्पल देखोगे या यूट्यूब से आप खुद से भी सर्च करोगे, तो ये सिंपली आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, ओके, देन वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशंस यूज होती है, जिसमें बीएसए आती है, बीएमआई ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, आइडियल बॉडी वेट आता है। आइडियल बॉडी वेट क्या होता है, दैट इज मोस्टली यूज फॉर द ओबीस पेशेंट्स के लिए यूज होता है, जिसमें आइडियल हेल्दी बॉडी वेट बेस्ड ऑन एज, वेट, हाइट और जेंडर के हिसाब से हम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम मोस्टली हम आइडियल बॉडी वेट भी कहीं कहीं पे यूज कर रहे होते हैं, मोस्ट कॉमनली हम ओबीस पेशेंट्स में यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन राइज हो सकता है किसी किसी के दिमाग में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईबीडब्ल्यू एंड एडजस्टेड बॉडी वेट। तो एडजस्टेड बॉडी वेट हमारे पास क्या होगा, जो कि हमारे पास दैट इज मोस्टली हेल्पफुल टू मेजर द कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट्स न्यूट्रिशनल डिमांड पर डे, ठीक है। तो एडजस्टेड बॉडी वेट आपके पास न्यूट्रिशनली डिमांड फॉर द डे को अगर इवेल्युएट करना हो तो हम एडजस्टेड बॉडी वेट लेते हैं, लेकिन अगर हम ओबीस पेशेंट्स के लिए लेना हो तो हम यूजुअली आइडियल बॉडी वेट को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, then we have BSA. BSA is a body surface area. Body surface area क्या है? It's a indicator of metabolic mass, जो कि body's need for energy को evaluate करता है। तो BSA और BMI में डिफरेंस होते हैं। BSA क्या है? It's a fat free, जो कि body's need for the energy बताता है, जबकि BMI जो होता है इट्स अ बॉडी फैट मास, जो कि ओबीस पेशेंट्स के लिए होता है, मोस्टली आपके पास इवेलुएट करते हैं ग्रोथ के लिए, कि अंडर वेट या ओवर वेट तो नहीं है, जो कि मैंने प्रीवियस यूज किया था। ओके, देन हमारे पास बीएसए क्यों यूज होता है, हमारे पास ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ द, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बीएसए की सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम कब कब यूज करते हैं, कीमो ड्रग्स की, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स की कैलकुलेशन के लिए। इंस्टेड ऑफ दैट अदर काइंड्स ऑफ ड्रग्स आर आल्सो also can be calculated by using a BSA, जिसमें कैस्कोफंगिन आती है, आईवी कैल्शियम ल्यूकोबोरिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, जैसे एड्रेनल हाइपरप्लेसिया में अगर कोई पेशेंट को यूज हो रही है, तो उसमें भी हम एमजी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम डोज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिक मास को इवेल्युएट करना है, तो उसके लिए हम बीएसए यूज करते हैं। और लास्ट हम कार्डियक इंडेक्स के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज कार्डियक इंडेक्स? कार्डियक इंडेक्स इज अ हीमोडायनेमिक फैक्टर दैट इज हेल्पफुल टू इवेल्युएट द कार्डियक आउटपुट, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स में यूज हम कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन वी हैव अ फार्माकोकाइनेटिक कंसंट्रेशन इन ओबीस पेशेंट्स में। ओबीस पेशेंट्स में भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट, जो कि हमारे पास इसमें रेफरेंस लिया हुआ है drugtopics.com से, आप फर्दर जाके यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि मेनली एब्जॉर्प्शन पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और क्लियरेंस पे इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन हमारे पास आती है मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन सेफ्टी में पीडियाट्रिक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या मेन रोल होगा, डोज कैलकुलेशन से लेकर ड्रग इंटरेक्शन हो गया, फ्लूड एडजस्टमेंट हो गया, तो मल्टीपल जगहों पे पीडियाट्रिक क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपके पास इन्वॉल्व होता है जस्ट टू अवॉइड द मेडिकेशन एरर।
इन लास्ट 2019 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो यूएस की थी, जिसमें 50% ऑफ मेडिकेशन एरर वाज रिलेटेड टू पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पे मेडिकेशन एरर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन थे। तो इसमें मेडिकेशन एरर्स में सबसे ज्यादा रोल आपके पास किसका आएगा? पीडियाट्रिक और न्यूनेटल क्लिनिकल फार्मासिस्ट का आता है, जहां पे डोज कैलकुलेशन अगर अप्रोप्रिएट होती है तो चांसेस ऑफ एरर्स आपके पास कम हो जाते हैं। जैसे एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी का इसमें मेंशन है। एग्जांपल आप देखें तो ट्रेलिंग जीरो, डेसिमल एरर, तो ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, जहां पे आपको बहुत सारी चीजों में चांसेस ऑफ एरर्स के रिस्क बढ़ सकते हैं। मेन 5 आवर्स ऑफ द मेडिकेशन सेफ्टी मैनेजमेंट आपको इंश्योर करने होंगे। राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट रूट एंड राइट टाइम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देन वी हैव अ 4 मेन स्टेप्स फॉर द सेफ मेडिकेशन यूज, जिसमें नो द डोज, आपको डोज पता होनी चाहिए, किस तरह से उसको आपने मेजर करना है। जैसे साइड पे आपको पिक्चर दिख रही होगी कि स्पून आर फॉर सूप एंड एमएल और मिलीलीटर्स आर फॉर द मेडिसिन। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सिरिंजेस होती हैं, कैलिब्रेटिंग और मेजरिंग स्पून होते हैं, ओरल सिरिंजेस होती है, तो जहां से प्रॉपरली आप डोज को कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 5 ml आपने देना है। तो कहीं कहीं पे तो हम जैसे लेमैन होता तो हम उनको बता देते हैं कि अगर उनको सिरिंज वगैरह वैसे तो यूज करना बताते हैं। अगर सिरिंज अगर वो प्रॉपर्ली यूज नहीं करे तो हम उनको बता सकते हैं कि एक छोटा चाय का चम्मच दैट इज इक्वल टू 5 ml, एक बड़ा खाने का चम्मच जो होता है दैट इज इक्वल टू 15 ml। तो उसके हिसाब से आप डोज दे सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त है जब आपकी डोज एग्जैक्ट उतने ml तक हो। अगर आपके पास 3 ml की डोज है, अब आप कह रहे हैं छोटे एक चाय का चम्मच अगर वो कह रहे हैं मैं पिला दो, तो ये डोज ज्यादा हो जाएगी। आप उनको प्रेफर करेंगे कि आप 3 cc की सिरिंज ले लें, आगे से नीडल हटाएं, उसको फिल करें और उसके हिसाब से उसको प्रॉपर डोज दें, क्योंकि पीड्स में हमारे पास डोज कैलकुलेशन ही मेन चीज है। ओके, देन वी हैव लास्ट स्लाइड दैट इज सेफ मेडिकेशन स्टोरेज, जिसमें 5 मेन स्टेप्स टू फॉलो हैं, दैट गाइडलाइन इज टेकन फ्रॉम द सीडीसी गाइडलाइन। नीचे रेफरेंसेस मेंशन्ड है, अगर आपने फर्दर पढ़ना हो तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, चूज अ सेफ स्पॉट, लॉक द सेफ्टी कैप, put medicines away, all keep all medications up and away and out of the sight and reach of a young child. Remind गेस्ट, क्योंकि कभी कभार होता है कि बच्चे मिलके आपस में बहुत सारी चीजों को ले रहे होते हैं, ऐसी अनयूजुअल चीजों को जो कि टॉक्सिसिटी के रेट्स को और टॉक्सिसिटी के चांसेस को बढ़ा रहे होते हैं। तो ये सारे आपके पास इसमें मेडिकेशन रिलेटेड स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। वाइल ट्रेवलिंग अगर आपने देना तो प्रॉपर उसको स्टोर करना है, प्रॉपर लॉक्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर सेफ मेडिकेशन स्टोरेज में इंक्लूडेड होती हैं। ओके, here I'm going to end my presentation. Thank you so much for your patience. Thank you so much, Sabah, for this really informative session. And I think एक participant बीना अली ने बिल्कुल सही कहा था कि it's a wealth of knowledge. So ये कि काफी सारी इसमें इंफॉर्मेशन थी जिसे ऑफ कोर्स एक आवर के सेशन में डाइजेस्ट करना इट्स रियली डिफिकल्ट, बट नो वरीज, हम आप सबके साथ जो हमारे माहिर अद्वियात का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग लेटर, ठीक है। सो एक हमने फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, तो आप प्लीज वो जरूर फिल कीजिएगा टू सी के किस तरह का कैसा सेशन लगा आपको, एंड फर्दर व्हाट वी कैन ऐड मोर फॉर फ्यूचर सेशंस, ठीक है। बाकी आई थिंक जी माहीन, आपका कोई क्वेश्चन? Basically, there was like a simple question. I received a query from a patient. जैसे यहाँ पे इन्होंने बात की है कि हम syringes के बारे में भी गाइड कर सकते हैं पेशेंट को, और मेरी जहाँ पे इंटर्नशिप थी तो वहाँ पे जो पीडियाट्रिक डॉक्टर थी वो भी यही रिकमेंड करती थी कि इन पीज न्यूनेट्स तो वहाँ पे आपको syringe ही देना चाहिए। बट अटेंडेंट आस्क मी कि हम syringe इस वजह से नहीं देते क्योंकि वहाँ पे फिर कंटेमिनेशन वगैरह का इशू आ जाएगा, तो क्या हमें रोज़ सिरिंज चेंज करनी चाहिए या हम किस तरह से करें, तो ये चीज़ कैसे हम मैनेज करनी चाहिए, और स्पेशली इन दोज पेशेंट्स जिनका मुझे पहले ही मतलब आइडिया है कि दे आर नॉट लाइक वेरी अफोर्डिंग एंड कैन बाय द सिरिंजेस डेली और सच थिंग। ओके, अगर इस तरह की सिचुएशन, थैंक यू सो मच माहिन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। अगर इस तरह की सिचुएशन हो माहिन, तो मोस्टली अगर आप सेम पेशेंट को एक सिरिंज यूज कर रहे हो तो 24 आवर्स तक के लिए तो आप उसका एटलीस्ट यूज कर सकते हो ना। अगर मल्टीपल आपके पास 2 से 3 सिरप्स हैं, ठीक है, आप उसको वॉश भी तो कर सकते हो, वॉश करके आप उसको क्लीन कर लो और आप उसको एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स तक के लिए यूज कर ले।
सेम पेशेंट के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें ऐसा इतना ज्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता, आप उसको किसी चीज में या तो जिप लॉक में बंद करके रखें, ठीक है ना। तो सिरिंजेस अगर आप सिरप्स को आप सिंपल टी स्पून से दे रहे होते हो तो वहां पे आपकी प्रॉपर डोज कैलकुलेशन नहीं हो रही होती है, रिस्क Yes, ऑफ exactly. ओवरडोसेज हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि अगर आप सिरिंजेस यूज कर रहे हैं, सेम पेशेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल से अगर आप 48 आवर्स से ऊपर भी जा सकते हैं, ऑल तो आपके पास है, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर आप सेफ एंड रीयूज करके उसको यूज कर रहे हो प्रॉपरली, उसको पानी से वॉश करके रख रहे हो, किसी जिप लॉक में करके उसको बंद करके रख रहे हो, सिंपल एक पेशेंट के लिए यूज करके रख रहे हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो, वहां पे कोई भी इशू नहीं होता। या मेजरिंग कप्स Okay, भी हमारे but पास आ रहे होते हैं, ठीक है ना, मेजरिंग कप्स भी हमारे पास आते हैं। ये चीज मैं ऐड करना भूल गई, क्योंकि बाद दफा आपके पास होता है ना, एजोमैक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल सिरप्स yes, आते हैं yes. जिसमें आपके पास मेजरिंग पूरी लाइंस लगी हुई होती है कि आपने यहाँ तक एमएल देना है, तो आप वहां से भी तो वॉश करके रख सकते हो, ठीक है। आप छोड़ दें, आप सिरिंज मत लो, आप बता देंगे फला सिरप है, उसके अंदर आप उसको खोल के दिखा देंगे, देखिए इतना है, आपने अगर पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, आपने सूखे सना से करना है, तो आप सिंपल उसको मेजरिंग कप्स के थ्रू बता दें, हमारे पास फार्मेसी से मेजरिंग कप्स भी अवेलेबल होते हैं, मेजरिंग स्पून होते हैं आपके पास। जी, आई थिंक निदा ने एक अच्छा पॉइंट ऐड किया है कि जब भी आप डिस्पेंस करें सिरिंजेस तो उसकी नीडल जरूर निकाल दें, बिकॉज समटाइम्स लोगों को पता नहीं होता, पेशेंट्स को या केयर गिवर्स को, तो दिस कुड बी Yes, हार्मफुल। counseling is very important. Yes. एग्जैक्टली। या आई थिंक बीना, जी बीना आपका क्या क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। ज्यादातर अब वो भी आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऑटो डिसेबल सिरिंजेस हैं, वन टाइम यूज ओनली, तो वो उस वजह से भी जो है ना पेशेंट्स लिमिटेड हो जाते हैं कि जस्ट वन टाइम यूज करना है, तो वो फिर जो अफोर्डेबिलिटी की बात डिस्कस की गई थी कि बहुत से पेशेंट अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से सिरिंजेस मल्टीपल डोजेस के लिए नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर ऑल्टरनेट सोर्सेज पे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस, सही कह रहे हैं आप बिना। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट? एनी क्वेश्चन डियर? हमने 2 लिंक शेयर किए हैं, एक तो है पोस्ट टेस्ट का, तो प्लीज उसे भी जरूर फिल कीजिएगा, एंड द अदर लिंक इज अबाउट द post session evaluation form, so please we will be thankful if you will fill both. जी मरियम। जी मरियम, यू कैन आस्क, आपका माइक ऑफ है। किसी का कोई क्वेश्चन? जी उमेर, हमने दोबारा से फॉर्म शेयर कर दिया। ओके, सो फर्दर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन हियर। वंस थैंक यू सो मच डॉक्टर सबा जावेद, इट इट इट्स रियली इंफॉर्मेटिव सेशन स्पेशली फॉर मी, जो कि काफ़ी अरसे के बाद जो है मैंने ये टॉपिक बेसिकली सुना बैठ के, सो रियली, और एंड इतनी सारी नॉलेज है इसके अंदर, इतने रिसोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, सो आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर आवर पार्टिसिपेंट लेटर। और किसी का कोई थैंक यू सो मच सबा, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। और किसी ने मुझे बीच में उसमें क्वेश्चन भी पूछा था कि हम किस तरीके से जो है वो एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं पीडियाट्रिक, तो सबा ने उसका आंसर किया था। आई होप आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से हम जो है वो स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सबा। और ये थैंक यू कॉल सो मच भी अब मैम। जल्द ही एंड होने वाली है, तो मेरे ख्याल से अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको वाइंड अप करते हैं। जस्ट टू एंड वन थिंग मैम, एट द एंड बिफोर क्लोजिंग द सेशन, बहुत सारे लोग पीडियाट्रिक और न्यूनेटोलॉजी की बिल्कुल। तरफ आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं,
जस्ट टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर, क्योंकि मैं खुद पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड मैं काम कर रही हूँ बहुत अरसे से। इनिशियली मैंने 5 से 6 महीने ही मैंने अडल्ट में काम किया, जब इनिशियली आई जॉइंड इन आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। तो उसके बाद से ही मैंने वहाँ पे पीडियाट्रिक फार्मेसी सैटेलाइट से ज्वाइन किया। अगर आप लोगों ने पीडियाट्रिक्स की तरफ आना है तो आप रेजिडेंसी स्टार्ट करें किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है। यहाँ से मैं आपको इनिशियली करियर वाइज बता रही हूँ कि आपने अगर जाना है तो आपने किस तरह से परसू करना है। फिर आप हॉस्पिटल देखें अपने रेलिवेंट सिटी में कि कहाँ पे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक का सेटअप है। वहां से आप इनिशियली सैटेलाइट फार्मेसी से स्टार्ट करें, वहां से आप डिस्पेंसिंग देखें, ऑर्डर्स किस तरह से एंटर्ड होता है, चीजों को आप पढ़ें देखें। बीइंग अ पीडियाट्रिक क्लिनिकल फार्मेसी, जितनी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको लगे कि मे बी बीइंग अ क्लिनिकल फार्मेसी, बीइंग अ फार्मासिस्ट ये आपका काम नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कर रही होती हूँ, ठीक है। डोज कैलकुलेशन, इंटरेक्शन, लैब्स कब रिपीट करवानी है, कब नहीं करवानी है। इसमें अभी मैंने टीपी एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ होल वर्ल्ड, क्योंकि टीप एंड फॉर्म्स मैं यहाँ पे खुद बना रही होती हूँ और सिंपल सिर्फ एक कंसल्टेंट एंड में साइन करता है। मैं उनको सिर्फ ये चीजें बता दी कि मैंने इस तरह से डाली, इस तरह से लैब्स इसको रिपीट करवाएं, कब ऐड करवानी है, कब नहीं करवानी है, यूरिन पेशेंट का आउटपुट कितना ज्यादा है, यूरिन आ रहा है नहीं आ रहा है, लैब्स कितना से किस तरह से डी रेंज थी। तो आई होप टीपीएन इटसेल्फ बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर आपने इसको एडजस्ट करना है तो किस तरह से करना है। तो बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर आप आते हैं इन पीडियाट्रिक और यूनेटोलॉजी साइड में तो बहुत डिमांड है, बहुत नॉलेज है इसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि अगर आपने अपनी वर्थ बनानी है तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से बहुत चीजें पढ़ें। आपके पास नॉलेज जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं, बीइंग टीम मेंबर आप हो सकते हैं, और एट द एंड आप पे जो टीम होती है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है और बहुत ज्यादा चीजों के लिए वो आपको डिपेंडेंट होती है। नर्सेज हो गए, ठीक है। तो बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट बस सिर्फ आपके पास एक फार्मेसी सिर्फ मेडिकेशन तक आप रिस्ट्रिक्ट अपने आप को मत रखें। आप जब एक मल्टी डिसिप्लिन टीम है, एमडी टीम में काम करते हैं तो वहां पे आपको नर्स से भी बात करनी होती है, वहां पे आपको डॉक्टर से भी बात करनी होती है, कंसल्टेंट से भी करनी होती है, ऑन कॉलर से भी बात करनी होती है, आपको डिफरेंट जो कंसल्टेशन पे आए हुए होते हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज में होते हैं, आपको उन लोगों से भी बात करनी होती है। तो ये मत समझें कि बीइंग अ फार्मासिस्ट आपके पास आपका कोई एज नहीं है या आपका कोई वर्थ नहीं है। आप बहुत सारी चीजों में, बहुत चीजों पे अगर आपको कमांड हो तो आप बहुत सारी चीजों के प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, जितनी मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं जहां से आप रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करें, चीजों को खुद से पढ़ें। जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी नॉलेज होगी, तो आप स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया बोर्ड सर्टिफिकेशन का, तो उसके हिसाब से भी आप उसको परसू कर सकते हैं। थैंक यू बिल्कुल सो सबा मच। बिल्कुल सबा ये एक बात जरूर मैं एंड में जो है कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी रेपो बिल्ड करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, न्यू इन्फॉर्मेशन यस, जो अप टू डेट रहें कि क्या न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, और चीजों को इस तरह से इजी बना के अपने एचसीपीज को बताएं कि फिर आप उससे यही होगा कि आपकी वर्ड डेवलप होगी। ठीक है। तो आई थिंक मूना, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो सॉरी, अगर इफ यू कैन जस्ट ईमेल डॉक्टर सबा डायरेक्टली, बिकॉज हमारा टाइम जो है यहाँ एंड हो रहा है, तो वी विल बी नॉट एबल टू टेक योर क्वेश्चन। ठीक है। ओके देन, विद दिस एज कॉल जो है वो एंड होने वाली है, सो थैंक यू सो मच ऑल वंस अगेन, एंड इंशाल्लाह विल meet in our next coming session after a few months. ठीक है, and so thank you so much and Allah Hafiz. थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।